बड़े महत्वपूर्ण इस दौर में डेवलपमेंट हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने फोन खटखटाया शिवराज सिंह चौहान का और उन्हें बधाई दी। और इन सब के बीच वसुंधरा राजे ने मोदी को लेकर कहा कि उनकी वजह एक बड़ी वजह रही जीत की। ये सारी परिस्थिति बतलाती है। और चूंकि रमन सिंह हार रहे हैं और रुझानों में वो लगभग हारते हुए दिख रहे हैं, तो संकेत बहुत साफ है। दिल्ली में बीजेपी क्राइसिस में और शिवराज सिंह चौहान अपने बूते पिछले रुझान और पिछली जीत सब कुछ तोड़ते हुए आगे निकल कर आकर खड़े हो गए हैं। वसुंधरा राजे को गुणगान करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी का। तो शिवराज सिंह चौहान का कद आने वाले दौर में बीजेपी के भीतर कितना बढ़ने वाला है, ये जीत उसके संकेत। हम सीधे भोपाल ही चल रहे हैं। अमित वहां पर हैं। अमित, क्या है लोगों की प्रतिक्रिया और खासतौर से कांग्रेस के कैंप में कुछ भी नजर आ रहा है या सिर्फ सन्नाटा? देखिए, ये बताएं कि कांग्रेस के कैंप में तो सन्नाटा है, लेकिन मैं जैसे ही रुझान बीजेपी की तरफ आए हैं और इस समय करीब 145 से ऊपर जो रुझान आए हैं, इस समय मैं मुख्यमंत्री निवास पर हूं और धीरे धीरे यहां पर जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। और यहां पर जो ढोल नगाड़े हैं उन सब की तैयारी है। और करीब 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे और प्रेस से बात करेंगे। और इस समय जो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में जश्न का माहौल है और उनके इलाके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम अभी सीधे जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं शिव चौबे जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर ये बताएं शिवराज जी, ये पूरी जीत जो है किसके कारण ये पूरी जीत? वास्तव में ये जीत जो है आम कार्यकर्ता की है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की है और शिवराज जी के अथक प्रयास की है। क्योंकि शिवराज जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने देखा है, इसलिए तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत है। देखिए, यहाँ पर शिवराज जी अपने जो इलाका है जहाँ से वो लड़ रहे थे, बुधनी और विदिशा, वहाँ नहीं गए थे। वहाँ के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं बधाई देने के लिए। वो किस तरह से बधाई दे रहे हैं ये बताएं। वो तो भाई साहब अपने कर्म में विश्वास करते हैं। कर्मण्येवाद कार्य थे माँ फलेषु कदाचन, और इसी के बाद उनके रिजल्ट उनके साथ चलता है। प्रसून जी, यहाँ पर लगातार हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं 12:30 बजे, शिवराज सिंह चौहान मीडिया से भी मुखातिब होंगे और उस समय उनसे बिल्कुल जाहिर है अब धीरे धीरे वो भी पूरा समझ चुके हैं कि अब जो पूरा पक्ष है बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आ गए। एक सवाल जरा पूछ लीजिए कि क्या शिवराज सिंह चौहान भी नरेंद्र मोदी की लाइन पर हैं, उसी रूप में कद बढ़ रहा है, या वो नरेंद्र मोदी को ही अभी ऊपर मानना? इस बीच में नरेंद्र मोदी ने चूंकि टेलीफोन किया है, बधाई दी है शिवराज सिंह जी को। जी, अभी नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी है शिवराज सिंह चौहान को। ये बताएं कि क्या शिवराज सिंह चौहान का भी कद धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जैसे बढ़ते जा रहा है? नहीं, शिवराज जी एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनके लिए राष्ट्रीय नेता हैं। वो एक जो राष्ट्रीय नेता का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मैं माननीय शिवराज जी का सम्मान करता हूँ। उनके व्यवहार में कभी कोई फर्क नहीं आता, चाहे पद कितना ही बड़ा उनके पास आ जाए, प्रतिष्ठा कितनी मिल जाए, वो अंत तक कार्य करता है। लेकिन ये तीसरी बार की सीढ़ी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। शिवराज जी की पहली प्राथमिकता जो है मध्य प्रदेश को अव्वल नंबर लाने की है, जो वो लगातार कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है 5 साल में पूरी दुनिया देखेगी मध्य प्रदेश अपने आप में अनोखा और अलग है। तो जी आप देख सकते हैं। नहीं, एक सवाल और पूछ लिया जाए अमित, एक सवाल और पूछ लिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान को टोपी पहनने में कोई गुरेज नहीं होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी टोपी से थोड़ा कतरा जाते हैं। और ये एक नई पहचान मिल रही है बीजेपी को, आरएसएस को, और शिवराज सिंह ने दी है, मध्य प्रदेश में भी दी है। ये एक फैक्ट है। उनकी क्या राय है जो नेता है बीजेपी के? चलिए, लगता है ढोलक की आवाज में सारी चीज गुम हो गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक अपनी पहचान जिस रूप में बनाई है। श्री शेखर जी, हम यहाँ दूसरे हिस्से में जाएंगे, चूंकि लोग जुड़े हुए हैं। एक सवाल आपसे जरूर यहाँ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान क्या एक नई बिसात लिख रहे हैं, एक नई बिसात बिछा रहे हैं राजनीतिक तौर पर? क्योंकि इससे पहले जब उमा भारती थी तो हमें याद आ रहा है वो धार के इलाके में दंगे हो गए थे, और इस दौर में कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ बड़ा स्थिति उनके अनुकूल रही, सामान्य चलाते चले गए वो। आप इन बिटवीन लाइंस कुछ चीज़ें पढ़िए। वसुंधरा ने अपनी पहली बाइट में कहा, मोदी का नाम लिया। मोदी जीत की बधाई वसुंधरा जी को नहीं दे पाए हैं अभी तक, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को देना नहीं भूले। उनकी प्रायोरिटी में शिवराज सिंह चौहान थे। जो शिवराज जी के साथी अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी अपनी ओर से मोदी का नाम नहीं लिया। जहाँ पर
दिल्ली में मोदी के पोस्टर लगते हैं, शिवराज सिंह अपने बूते पे लाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीति में प्लस होता है तो एक माइनस को भी ऊपर लाया जाता है, और एक उदय राजनीति में दूसरे ध्रुव का भी हो रहा है बीजेपी के अंदर। मुझे लगता है कि 3-4-5 महीने में कुछ नई चीजें सामने आई। जी राशिद साहब, कांग्रेस का ये हाल आप लोग वजह क्या मान रहे हैं? देखिए, वजह तो नतीजे आने के बाद सोचना पड़ेगा कि क्या कारण और क्या रीजन रहे, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। हम मानते हैं कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने ये है, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली के अंदर ऐसा होगा। यहां पे मैं एक बात की जरूर तारीफ करूंगा, और ये हमारे लोकतंत्र की तारीफ है कि दिल्ली के अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन से उठकर लोगों ने वोट दिया है। ये एक सही दिशा है लोकतंत्र की। हम जरूर हारे हैं, पिछले 65 सालों के अंदर हार और जीत कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जितना विकास हमने किया था, उसके बाद मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस हद तक हारेंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं केजरीवाल को भी मुबारकबाद देता हूं और आम आदमी पार्टी की तारीफ करता हूं कि वो नाकाबिले यकीन हद तक उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिल्ली के अंदर दी है। यकीनन। हम एक आंकड़ा भी आपको पहले स्क्रीन पर दिखा दें, फिर चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि बीजेपी 33 सीटों पर दिल्ली में आगे और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई है। शीला दीक्षित ने तो उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है और हार स्वीकार ली है। लेकिन ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें सरकार किसकी बनेगी। विकल्प नंबर 1 तो यही कहता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अदर्स मिल जाएं तो सरकार बन जाएगी, जो अगर रुझान तब्दील हो गए परिणामों में तब की बात है। दूसरी स्थिति बताती है कि अदर्स और बीजेपी वो मिल जाएं। अब अदर्स में थोड़ा टटोलना होगा, क्योंकि उसमें जानकारी थी कि बीएसपी है और अकाली है, वो जीत रहे हैं, वो मिल जाए तो बन जाएगी, जो बड़ा मुश्किल सवाल है अगर अकाली के अलावे कोई दूसरा राजनीतिक दल, जनता दल यूनाइटेड ना हो। तीसरा विकल्प जो है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो कि सीधा आंकड़ा 34 का चल रहा है, ये लेकर जाएंगे और बोलेंगे कि जनाब हमारा देखिए आंकड़ा है, आप हमें सरकार बनाने का वादा कीजिए। कांग्रेस समर्थन दे रही है और उसके बाद फिर अन्य भी जुड़े या कुछ स्थिति हो, ये सारी स्थिति बताती है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा हमारे यहाँ ऐसा रहा है कि कोई पार्टी टूट भी जाती है, तोड़ भी दिया जाता है, और उसमें इस बार निशाने पर हो सकता है कांग्रेस भी कहीं ना आ जाए, जिसके पास 8 सीट है। लेकिन राहुल मेरा हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जिस जगह पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आकर फिलहाल आकर खड़ी हुई है, ये आप किस रूप में देख रहे हैं? चूंकि बहुमत से कुछ पीछे बीजेपी जरूर है, लेकिन बहुमत के नजदीक आम आदमी पार्टी भी नहीं है। ये अल्टरनेटिव पहली पराजय उस सत्ता की है जो दिल्ली में शीला दीक्षित की थी, उस सत्ता की है जिसने जन लोकपाल को नहीं बनने दिया जो केंद्र की सरकार थी, या उस आंदोलन की है जो लोगों के साथ आक्रोश से जुड़ता चला गया और वो पहली बार वोट में तब्दील हो गया। राहुल मेहरा जी, देखिए, जो आपने पूछा ये इन सभी में से है, लेकिन सबसे बड़ी ये जीत है एक जागरूक और जागरूक नागरिक की। वो नागरिक जिसने बिल्कुल सिनिक हो चुका था, जो राजनीति में विश्वास खो चुका था, जो राजनेताओं में विश्वास खो चुका था, जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था कि हिंदुस्तान का अब कुछ नहीं हो सकता। हम ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां करप्शन जो है सीप सीप कर हमारे कण कण में फैली हुई है, जहां नागरिक को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यहां पर एक वाइट मनी से इलेक्शन को जीता जा सकता है या कम से कम लड़ा जा सकता है, जहां उनको ये विश्वास नहीं था कि जो नॉन क्रिमिनल और जो बलशाली लोग हैं उनके अलावा भी कोई सीधा साधा पाक साफ नेक आइडियलिस्ट आदमी जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है, जहां उनको ये विश्वास नहीं था कि भाड़े के टट्टू पे जो वर्कर्स आते हैं उनके अलावा भी जो पैशन जो जिगरा दिखाता है जो आम नागरिक, वो आम नागरिक अपने आप उठ के अपनी ही एक पार्टी क्रिएट करके दिग्गजों को, जो 150 साल से एक पार्टी है, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर सकता है। ऐसे माहौल जो है वो इकट्ठा हुआ, तो सबसे बड़ा तो शत शत प्रणाम और सलाम दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये ऐतिहासिक एक मोड़ पे हिंदुस्तान की राजनीति आई है।
यहां से आप देखेंगे हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी, यहां से आप देखेंगे अच्छे लोग राजनीति से जुड़ेंगे, अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और संसद में जाकर अच्छे कानून पास करेंगे, लोग अपने हाथ में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से हटके। राहुल जी, हम आपके सद्भाव का स्वागत करते हैं, लेकिन 1967 से जितने परिवर्तन राजनीति ने देखे हैं, हमने ये बातें पहले भी सुनी हैं। अभी हमने आपके दफ्तर का भी दृश्य देखा जहां पर नौजवान लोग गाने गा रहे थे। हमने गाने गाते नाचते हुए नौजवान पहले भी देखे हैं और हर बार पार्टियों का हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमें आपकी सदिच्छा पर कोई शक नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप कौन से 3 उपाय करने जा रहे हैं जिसके जरिए आपकी पार्टी में वो गड़बड़ियाँ, वो सिंगल मैन ओनरशिप की प्रवृत्ति जो और पार्टियों में देखी गई नहीं आएगी आने वाले दिनों में, और एक बार फिर वोटर के सपनों की भ्रूण हत्या नहीं होगी। कोई 3 उपाय बहुत शॉर्ट में। सबसे पहला हमारा संविधान देख लें आप पार्टी का, जिसमें हमारी काउंसिल को वही हक है अरविंद केजरीवाल जो हमारे लीडर हैं उनको भी बाहर निकालने का और उनकी पार्टी मेंबरशिप रद्द करने का। अगर वो बेईमान हो जाते हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए है, हमारे बाकी सबके लिए भी है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। कोई एक पार्टी बता दें जहां हाई कमांड के अलावा काम कोई चलता हो और हाई कमांड को कोई उठाकर बाहर फेंक सकता हो, नंबर 1। नंबर 2, राजनीति का सबसे बुरा और जो जड़ को पकड़ चुका है, गंदगी जो पकड़ चुकी है राजनीति, वो है फंडिंग जो अननोन सोर्सेज से आती है। अगर आप उसको पाक साफ कर दें और अकाउंटेबिलिटी ले आएं, जनता के हाथ में एक कानून दे दें कि जनता अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको आपने सांसद में भेजा है वो आपके लिए काम नहीं करते, उनको बाहर आप फेंक सके, जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकें, ये सब कानून हम जनता के हाथ में देने वाले हैं। और हमारा तो यही है कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आंखें बदलिए, अपना चश्मा बदलिए। जो आपने 70 साल की राजनीति देखी है उससे आप सिनिक हो चुके हैं। मैं भी एक सिनिक था 1 साल पहले तक, लेकिन बागडोर अपने हाथ में संभाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको 77 की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। एक नव भारत, एक नया निर्माण